नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के उस दौर की तरफ देख रहे हैं जिसे अक्सर 1857 के बड़े विद्रोह की छाया में भुला दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं 1757 से 1900 के बीच हुए उन अनगिनत छोटे बड़े नागरिक और जनजातीय प्रतिरोधों की। ये ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाने की आप कह सकती हैं पहली कोशिशें थीं। हाँ बिल्कुल, ये वो दौर था जब प्रतिरोध की चिंगारियां लगातार सुलग रही थीं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इन शुरुआती संघर्षों की परतें खोलती है। हमारा इरादा आज इन विद्रोहों की सिर्फ गिनती करना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की आग, वो कारण, वो नेतृत्व और वो जज्बा समझना है। मतलब क्यों अलग अलग समुदायों ने हथियार उठाए। सही बात है। ये सिर्फ बिखरी हुई चिंगारियां नहीं थीं, बल्कि ये उस बदलाव के खिलाफ एक सामूहिक बेचैनी थी जो अंग्रेजों के आने से भारतीय समाज में फैल रही थी। तो चलिए इस जटिल कहानी को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। देखिए, 1757 और 1900 के बीच का समय कोई सामान्य शांति का काल नहीं था। ये निरंतर संघर्ष का दौर था और इन सैकड़ों विद्रोहों के पीछे कुछ बुनियादी वजहें थीं जो बार बार सामने आती हैं। जैसे कि सबसे अहम था आर्थिक ढांचे का टूटना। अंग्रेजों की नई भू राजस्व नीतियां, वो चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी, ये सब किसानों के लिए तबाही लेकर आईं। मतलब भारी लगान और जमीनें छिन जाना ये आम हो गया था। हाँ, बहुत आम। और जमीन से बेदखली भी। तो ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। हाँ, ये उनकी पूरी दुनिया, उनकी पहचान का सवाल बन गया था। हाँ, काफी हद तक। इसके साथ ही देखिए, पारंपरिक सत्ताओं का पतन भी था। जो राजा, नवाब, जमींदार, आदिवासी मुखिया सदियों से अपने इलाकों के कर्ता धर्ता थे, उनकी शक्ति छीन ली गई। बिल्कुल, उनकी शक्ति, उनके विशेषाधिकार सब खत्म कर दिए गए। ये सिर्फ सत्ता का नुकसान नहीं था, ये उनके सम्मान और अस्तित्व पर चोट थी। और फिर वो सामाजिक सांस्कृतिक दखलंदाजी भी तो थी। हाँ, वो भी एक बड़ा कारण था। अंग्रेजों के सामाजिक सुधार, नए कानून, ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव, पश्चिमी शिक्षा, इन सब को कई समुदायों ने अपनी जीवन शैली और अपने धर्म पर हमले के तौर पर देखा। और खास तौर पे आदिवासी समुदायों के लिए, उनके लिए तो जंगल कानून और बाहरी लोगों का आना, जिन्हें वो दीकू कहते थे, वो एक बड़ी मुसीबत बन गया होगा। निश्चित रूप से। जमीन और जंगल से बेदखली ने किसानों और आदिवासियों को हाशिए पर धकेल दिया। जंगल उनके जीवन का आधार थे। नए वन कानूनों ने उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए और ऊपर से साहूकारों और जमींदारों का शोषण, इसने उनकी हालत और खराब कर दी। तो मतलब पुरानी व्यवस्था टूट रही थी और नई व्यवस्था यानी ब्रिटिश राज उनके लिए दमनकारी साबित हो रही थी। हाँ बिल्कुल, इन सभी कारणों ने मिलकर आप कह सकते हैं प्रतिरोध की जमीन तैयार की। तो चलिए पहले उन विद्रोहों को देखते हैं जिन्हें हम नागरिक विद्रोह कह सकते हैं। ये मोटे तौर पर 1857 से पहले हुए। इनमें अक्सर वो लोग शामिल थे जो सत्ता से बेदखल किए गए थे, जैसे पुराने शासक या जमींदार, लेकिन उन्हें किसानों और कारीगरों का भी समर्थन मिला। हाँ, ये सही वर्गीकरण है। एक बहुत चर्चित उदाहरण है बंगाल का सन्यासी विद्रोह। ये 1763 से 1800 तक चला। क्या ये वाकई साधुओं का विद्रोह था? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये दिलचस्प है। इसमें हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों शामिल थे। अच्छा, दोनों। हाँ। और कारण कई थे। हाँ। भारी टैक्स तो था ही, फिर 1770 का वो भयानक अकाल पड़ा बंगाल में, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। उस अकाल ने तो कमर ही तोड़ दी होगी। बिल्कुल। और ऊपर से अंग्रेजों ने तीर्थ यात्राओं पर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। हाँ। जिससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई। तो मतलब आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सब कारण मिल गए। हाँ, मजनू शाह और भवानी पाठक जैसे नेताओं ने इसे संगठित करने की कोशिश की। हालांकि अंग्रेजों ने इसे काफी बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन ये दिखाता है कि प्रतिरोध सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं था, धार्मिक समूह भी सक्रिय थे। सोचिए, साधुओं और फकीरों ने हथियार उठा लिए। बिल्कुल। फिर अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें, वहां भी तो ऐसे ही हालात रहे होंगे। मैंने पॉलीगर विद्रोह 1795 से 1805 के बारे में पढ़ा है, तमिलनाडु में। खासकर वीर पांडे कट्टाबोम्मन नायकन का जिक्र आता है। हाँ, कट्टाबोम्मन। हाँ, पॉलीगर विद्रोह तमिलनाडु में ब्रिटिश विस्तारवाद के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिरोध था। पॉलीगर असल में स्थानीय सरदार थे। अच्छा। उन्हें अपनी स्वायत्तता छीन जाने का डर था। कट्टाबोम्मन नायकन, जो पांचालं कुरिची के पॉलीगर थे, वो इस प्रतिरोध का एक प्रमुख चेहरा बन गए। अच्छा। उनकी कहानी वीरता और त्रासदी दोनों की है। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया। और फिर संघर्ष हुआ। जाहिर है, काफी संघर्ष हुआ।
अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और 1799 में सरेआम फांसी दे दी गई। ओह, सरेआम। हाँ, ये घटना दक्षिण में ब्रिटिश विरोधी भावना को भड़काने वाली साबित हुई। कट्टा बोमन एक लोकनायक बन गए। ये तो वाकई नाटकीय लगता है। और क्या कोई ऐसा विद्रोह था जो सीधे तौर पर अंग्रेजों की किसी खास नीति, जैसे वो विलय नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसकी वजह से भड़का हो? बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक का कित्तूर विद्रोह 1824 इसका सीधा उदाहरण है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। हाँ, रानी चेन्नम्मा महिला प्रतिरोध का एक बड़ा उदाहरण। बिल्कुल। उन्होंने अंग्रेजों की विलय नीति का जबरदस्त विरोध किया जब उन्होंने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का ही एक शुरुआती प्रयोग था। रानी चेन्नम्मा का नेतृत्व और साहस उन्हें भारतीय इतिहास में वाकई एक मिसाल बनाता है। हालांकि अंत में वो हार गई और उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन उनका विद्रोह ये दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश नीतियां सीधे तौर पर स्थानीय शासकों को टकराव के लिए उकसा रही थीं। एकदम सही। और इसी तरह उड़ीसा का पाइका विद्रोह 1817 भी था। हाँ, पाइका वो योद्धा वर्ग थे ना? हाँ, पाइका उड़ीसा के पारंपरिक जमींदार सैनिक थे, एक तरह से मिलिशिया। जब अंग्रेजों ने उनकी वंशानुगत जमीनें छीन ली जिन पर उनका गुजारा चलता था और उन पर भारी कर लगा दिए, तो बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये उनके सम्मान और पारंपरिक अधिकारों की लड़ाई भी थी। बिल्कुल, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। इसे भी अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन उड़ीसा में इसे आजादी की पहली लड़ाइयों में गिना जाता है। तो आप देख रहे हैं, प्रतिरोध समाज के अलग अलग वर्गों से आ रहा था। सबकी अपनी विशिष्ट शिकायतें थीं, लेकिन निशाना एक ही था, बढ़ता हुआ ब्रिटिश नियंत्रण। ये तो हुए नागरिक विद्रोह। इनके समानांतर ही भारत के आदिवासी इलाकों में एक अलग ही तरह का संघर्ष चल रहा था। जनजातीय विद्रोहों की प्रकृति कुछ अलग थी ना? हाँ, बिल्कुल अलग थी। जनजातीय विद्रोहों का मुख्य केंद्र बिंदु अक्सर रहा जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल, जमीन। हाँ, ये समुदाय अपनी स्वायत्तता, अपनी संस्कृति, अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बचाने के लिए लड़ रहे थे, जिसे ब्रिटिश शासन और उनके लाए हुए बाहरी लोग दीकू नष्ट कर रहे थे। ये दीकू शब्द बहुत महत्वपूर्ण है शायद। हाँ, बहुत। दीकू यानी बाहरी लोग, जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, अंग्रेज अधिकारी। इनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या संसाधन नहीं थे, वो उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनके देवताओं का घर थे। और अंग्रेजों के वन कानूनों ने इसे बाधित किया। बुरी तरह से उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए, उन्हें अपनी ही जमीन पर अजनबी बना दिया गया। इसका एक शुरुआती उदाहरण शायद बिहार की राजमहल पहाड़ियों का पहाड़िया विद्रोह 1778 था और उसके नेता तिलका मांझी। सही। तिलका मांझी को अक्सर पहले आदिवासी नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने संगठित रूप से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। पहाड़िया समुदाय अपनी जमीन पर अंग्रेजों के बढ़ते नियंत्रण और अपने अधिकारों के हनन से बहुत नाराज था। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया था शायद। हाँ, तिलका मांझी ने गुरिल्ला रणनीति अपनाई, लेकिन अंततः वो पकड़े गए और उन्हें भागलपुर में सरेआम फांसी दे दी गई। उनका बलिदान बाद के कई आदिवासी आंदोलनों के लिए प्रेरणा बना। और छोटा नागपुर का इलाका, वो तो जैसे विद्रोहों का गढ़ी बन गया था। कोल विद्रोह 1831-1832 और फिर बाद में संथाल विद्रोह 1855-56, ये तो बहुत बड़े पैमाने पर हुए थे ना? बिल्कुल। कोल विद्रोह में मुंडा, हो, उरांव जैसी कई जनजातियां शामिल थीं। कारण फिर वही थे, जमीन का बाहरी लोगों को दिया जाना, भारी कर्ज, अंग्रेजी कानून का कठोरता से लागू होना। बुधु भगत जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। लेकिन संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हूल भी कहते हैं। हाँ, हूल। हाँ, हूल मतलब विद्रोह। ये शायद 1857 से ठीक पहले का सबसे बड़ा और सबसे संगठित जन विद्रोह था। इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू मुर्मू। हाँ, सिद्धू और कान्हू मुर्मू भाई। उनके नेतृत्व में हजारों संथालों ने जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश प्रशासन के भयानक अत्याचारों के खिलाफ हथियार उठा लिए। उन्होंने एक स्वतंत्र संथाल राज का सपना देखा था। लेकिन इसका अंत बहुत भयानक हुआ है ना? सुना है बहुत क्रूरता से दबाया गया इसे। हाँ, बहुत भयानक। अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए पूरी सेना लगा दी, तोपें इस्तेमाल की। अनुमान है कि 15,000 से ज्यादा संथाल मारे गए, गांव के गांव जला दिए गए। 15,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये दिखाता है कि ब्रिटिश सत्ता अपने खिलाफ किसी भी गंभीर चुनौती को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। इस विद्रोह की क्रूरता ने बाद में कुछ प्रशासनिक सुधारों को जन्म जरूर दिया, जैसे संथाल परगना का अलग जिला बनाया गया। लेकिन इसकी यादें आदिवासी चेतना में बहुत गहरे तक बस गईं और फिर थोड़ा आगे चलकर
19वीं सदी के बिल्कुल अंत में और 20वीं सदी के मुहाने पर हुआ बिरसा मुंडा का उलगुलान 1899-1900 में। ये आंदोलन कैसे अलग था? बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे उलगुलान यानी महान हलचल कहा जाता है, वो कई मायनों में खास था। बिरसा मुंडा सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो एक धार्मिक नेता भी थे। हाँ, वो एक पैगंबर की तरह माने जाने लगे थे। उन्होंने मुंडाओं को न सिर्फ अंग्रेजों और दिकुओं के शोषण से मुक्त कराने का आह्वान किया, बल्कि पारंपरिक आदिवासी धर्म में सुधार और एक नए नैतिक समाज की स्थापना की बात भी की। उनका नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज। बिल्कुल, हमारा देश हमारा शासन। उन्होंने बाहरी प्रभाव, मिशनरी गतिविधियों और जमीन जंगल पर कब्जे का जोरदार विरोध किया। उन्होंने एक नए धर्म बिरसाइत की भी शुरुआत की। तो ये सिर्फ राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बचाने की भी एक बड़ी कोशिश थी। निश्चित रूप से बिरसा ने लोगों में एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास जगाया। हालांकि यह आंदोलन भी बेरहमी से दबा दिया गया। बिरसा मुंडा पकड़े गए और 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में जेल में ही उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सिर्फ 25 साल? हाँ, लेकिन वो आज भी आदिवासी अस्मिता और प्रतिरोध के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनका आंदोलन दिखाता है कि कैसे जमीन, संस्कृति, धर्म और राजनीति ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए थे। तो इन सभी विद्रोहों को, चाहे वो नागरिक हों या जनजातीय, अगर हम एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? इनका असली महत्व क्या था? खासकर जब हम जानते हैं कि ये सैन्य रूप से तो असफल रहे, अंग्रेजों ने इन्हें दबा दिया। हाँ, ये सच है कि सैन्य दृष्टि से ये सफल नहीं हुए। लेकिन देखिए, असफलता और सफलता को सिर्फ तात्कालिक सैन्य जीत या हार से नहीं मापना चाहिए। इन विद्रोहों का महत्व बहुत गहरा और स्थायी था। पहली बात तो ये इस धारणा को पूरी तरह तोड़ते हैं कि भारत ने ब्रिटिश शासन को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दिखाते हैं कि प्रतिरोध शुरू से ही मौजूद था, हर कोने में, भले ही वो स्थानीय हो, बिखरावा हो। और क्या ये कहा जा सकता है कि इन्होंने भविष्य के आंदोलनों के लिए, मतलब 1857 और उसके बाद के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक तरह की जमीन तैयार की? बिल्कुल, 100%। इन विद्रोहों ने औपनिवेशिक शोषण के असली चरित्र को उजागर किया। इन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश नीतियां जमीन पर लोगों की जिंदगी को कैसे तबाह कर रही थीं। ये अनुभव, ये कहानियां, ये बाद की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उसके पीछे इन छोटे बड़े संघर्षों का एक लंबा, दर्दनाक इतिहास था। और इन संघर्षों ने कई नायकों को भी जन्म दिया, जिन्हें आज भी याद किया जाता है। आपने कई नाम लिए। हाँ, बिल्कुल। तिलका मांझी, कट्टा बोम्मन, रानी चन्नम्मा, बख्शी जगबंधु, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, ये सिर्फ इतिहास की किताबों के नाम नहीं हैं। ये प्रतिरोध के प्रतीक बन गए, लोकनायक बन गए। हाँ, लोकनायक। ये लोक कथाओं, गीतों, स्थानीय इतिहास का हिस्सा बन गए। इन्होंने लोगों में आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना को जिंदा रखा। यह आकर्षक है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समुदायों ने अपने नायकों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के प्रतीक के रूप में देखा और याद रखा। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इन शुरुआती प्रतिरोधों ने ही उस जमीन को सींचा, उसे तैयार किया, जिस पर बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का विशाल वृक्ष खड़ा हुआ। इन्होंने भले ही तात्कालिक सफलता हासिल ना की हो, लेकिन इन्होंने अवज्ञा की, प्रतिरोध की एक परंपरा स्थापित की और ये संदेश दिया कि विदेशी शासन को चुनौती दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो 1757 से 1900 तक का ये जो दौर था, ये भारतीय प्रतिरोध की पहली लेकिन बेहद महत्वपूर्ण लहर थी। ये संघर्ष स्थानीय थे, अक्सर आपस में तालमेल के बिना लड़े गए और इनका नेतृत्व भी पारंपरिक था। राजा, जमींदार, आदिवासी मुखिया, धार्मिक नेता। हाँ, आधुनिक राष्ट्रवादियों वाला नेतृत्व नहीं था। हाँ, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश राज की अपराजयता के मिथक को तोड़ा और आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक तरह से रास्ता बनाया। इसका मतलब ये है कि भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ कुछ बड़े नेताओं या कुछ बड़े आंदोलनों तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी उन अनगिनत किसानों, आदिवासियों, सैनिकों, सन्यासियों और स्थानीय सरदारों के खून पसीने से भी लिखी गई है। उन गुमनाम लोगों से जिन्होंने अपने अपने तरीकों से अपने अपने इलाकों में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। इस नजरिए से इतिहास को देखना उसे और ज्यादा मानवीय और शायद ज्यादा संपूर्ण बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। देखिए, इन सभी विद्रोहों में एक बात समान थी, वो बाहरी शक्ति और उसके लाए बदलावों के खिलाफ थे। उनकी शिकायतें अपनी अपनी थीं।
लेकिन दुश्मन एक था। लेकिन उनमें आपसी समन्वय की, एक साझा रणनीति की भारी कमी थी। वो ज्यादातर स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित थे। हाँ, ये बिखरे हुए थे। हाँ। अब जरा सोचिए, अगर उस दौर में इन अलग अलग प्रतिरोधों के बीच, इन विविध समूहों के बीच किसी तरह का बेहतर तालमेल बन पाता, कोई साझा मंच होता, तो क्या इतिहास का रुख कुछ और होता? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये विखंडन, ये समन्वय की कमी हमें बाद के राष्ट्रीय आंदोलन को एकजुट करने में आई चुनौतियों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें शायद और विचार करना चाहिए।